कक्षा 8 हमारे अतीत भाग थर्ड वापस अपन शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर पार्ट 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अपना टॉपिक आज का अपना है वो है कि किस प्रकार से अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में हमारे देश भारत में आए थे और किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करते करते और अपने व्यापार को इतना अधिक फैला लिया कि वो और अंत के अंदर और हमारे देश पर उन्होंने और शासन करना स्थापित कर दिया था। इस अध्याय के अंदर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और ऐसा कहा जाता है कि 1707 में और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, अपने को ये समझना है कि औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक बादशाह था और जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने पास में बहुत बड़ा इलाका और वो छोड़कर गया था। लेकिन उसके बाद में और कोई भी इतना ताकतवर या दमदार कोई शासक नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। तो उसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि जितने भी उसके मुगल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनके जो क्षेत्रीय रियासतें थी वापस उन्होंने अपनी अपनी रियासतें और प्राप्त कर ली, उनको जीत लिया। लेकिन जैसे जैसे विभिन्न भागों में ये ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी तो जो दिल्ली है, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी थी। देखिए, दिल्ली का महत्व क्या था कि दिल्ली के अंदर जो भी शासक होता था, दिल्ली का जो शासक होता था वो पूरे भारत का राजा माना जाता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली का महत्व कैसे कम हो गया कि जितने भी प्रकार के जो छोटी छोटी, जो अभी मैंने आपको बताया था, सूबेदार थे, जमींदार थे, इन्होंने क्या किया और अपने बल पर अपनी छोटी छोटी सेना के माध्यम से और आसपास की अपनी रियासतों वाला, अपनी क्षेत्रीय रियासतों वाला जो हिस्सा है वो जीतना शुरू कर दिया था। इस कारण से और जो अपने क्षेत्र के अंदर ये बहुत बलशाली हो गए थे, इस कारण से और दिल्ली जो है वो एक प्रभावी केंद्र के रूप में और हमें नज़र नहीं आती है। इसके बाद देखते हैं अपन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अभी अपन ने देखा, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज किस प्रकार से शुरू में और एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में हमारे भारत देश में आए थे, व्यापार करने की दृष्टि से ये हमारे देश में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी अभी हमको नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र संख्या 1 में कैप्टन हडसन, देखिए, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी से संबंधित ये चित्र दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, एक सम्मान के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व अभी भी बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था तो विद्रोहियों ने सबने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था और प्रमुख रूप से क्रांति का जो दारोमदार है वो भी इनके ऊपर ही सौंप दिया था। लेकिन जब विद्रोह कुचल दिया गया था तो उस समय कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को और देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया था। ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में देखिए, अपना जो अगला टॉपिक आता है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है व्यापारी कंपनी के रूप में हुई थी। इसके लिए देखिए, सबसे पहले देखिए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम था, इंग्लैंड की महारानी का एलिजाबेथ प्रथम था, उससे क्या किया, चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। किसने कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर लिया था। अब इससे क्या फायदा होने वाला था कि जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
ये अब पूर्व का मतलब हो गया है इंग्लैंड देश के पूर्व दिशा के अंदर जितने भी देश हैं, महाद्वीप हैं, वहां पर जाकर ये व्यापार कर सकती थी। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अब देखिए ये जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को और व्यापार की दृष्टि से सर्वे सर्वा, और वहाँ की महारानी ने घोषित कर दिया था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा हम किसी प्रकार की कोई कंपनी है व्यापारिक दृष्टि से और हम दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो इस कंपनी ने क्या किया, जैसे ही ये चार्टर इजाजतनामा उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया, जितने भी जो कंपनी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और समुद्र के किनारे, समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को उन्होंने तलाशना शुरू किया, खंगालना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद करके उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब जहाँ पर वो गए, नए स्थान पर गए, उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो जो सस्ती चीज़ें मिलती थी उनको सस्ते दामों पर खरीदना और उसे वापस क्या किया, यूरोप महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं वहाँ पर, और उन वस्तुओं की जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे, ज़्यादा ऊंची कीमत पर उसको बेच रहे थे। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा कोई भी नहीं था। अंग्रेजों को तो ये पता ही नहीं था, अंग्रेजों को तो ये कन्फर्म था कि हमारे तो केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके अलावा हमारे देश से कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर आने वाली नहीं है, इसलिए दूसरी कंपनी का किसी प्रकार का कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो भी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब देखिए, सस्ते दामों में खरीदना और उसे महंगे दामों में बेचना, यह कार्य किया जा रहा था। वाणिज्यिक का अर्थ देख लेते अपन, एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद करके और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। इसमें क्या किया जाता था कि छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको सस्ते दामों पर सीधे किसानों से खरीद लिया जाता था और सस्ते दामों पर खरीद कर उसको महंगे दामों में बेचा जाता था। इससे जो उनको मुख्य फायदा होता था उसी से सबसे ज़्यादा कंपनी को फायदा होता था। लेकिन देखिए, ये जो शाही दस्तावेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था, लेकिन दूसरी जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं या यूरोपीय ताकतें हैं, उन्होंने भी पूर्व के बाजारों में आने से उनको कोई रोक नहीं थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट से छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब देखिए, इंग्लैंड और जब तक भारत में पहुंचता उससे पहले तो, और पुर्तगाली जो हैं वो हमारे भारत देश के अंदर पहुंच चुके थे और उन्होंने गोवा वाला जो स्थान था हमारा, उसको अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था। तो देखिए, पुर्तगाली की ये जो खोजी यात्रा थी, ये वास्को डी गामा ने सबसे पहले 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अब देखिए, पुर्तगाल देश का नाविक था कोलंबस, 1492 ईस्वी में वो भी निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया था, वो नई दुनिया अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में देखिए, वास्को डी गामा इसी देश का नागरिक है और वो 1498 ईस्वी में और भारत के समुद्री तट तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से विश्व को समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत आने का रास्ता दिखाने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। उस समय हमारे देश के जो हिंदू शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का अभूतपूर्व स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। इस प्रकार से देखिए, उसके बाद में 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाश करने लगे थे और कुछ ही समय बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पर आ गए थे। तो देखिए, सबसे पहले ये आ गए थे अपने, अभी मैंने बताया था पुर्तगाली आ गए थे, उसके बाद में डच आ गए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी भी हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए आ गए थे। देखिए, मानचित्र जो दिया हुआ है इसके माध्यम से अपने को ये समझना है कि हमारा भारत देश है वो 3 तरफ से और जल से घिरा हुआ है, और यहाँ पर जो है मुंबई के नीचे अरब सागर है और उसके श्रीलंका के नीचे हिंद महासागर आया हुआ है, और पूर्व में कलकत्ता के नीचे बंगाल की खाड़ी हुई, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इस दृष्टि से और व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा उस समय होता था। उसके बाद देखते अपन, अब ये समस्या ये आती है कि सारी की सारी जो कंपनियां थी, जो भी मैंने आपको नाम बताया था, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, डच है और
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये सब क्या करना चाहते थे, ये चीज़ें बहुत सस्ती दरों पर खरीदना चाहते थे। और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है कि यूरोप जो महाद्वीप है, तो यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा हमारे देश से काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग यूरोप के बाज़ारों में थी। तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए यूरोपीय कंपनियों के बीच में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। अब देखिए, चीज़ें कम हैं और उन चीज़ों को अधिक से अधिक कंपनियां प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए इन सभी चीज़ों की कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब कीमत बढ़ेगी तो उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था, जो प्रॉफिट था, वो सबका गिरने लगा, सभी कंपनियों का प्रॉफिट है वो गिरने लगा। तो क्या किया जाए, इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि ये व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का केवल मात्र एक यही रास्ता था। तो इन्होंने क्या किया, आपस के अंदर प्रतिस्पर्धा और को जन्म दिया और बाजारों पर इस कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच की लड़ाई को और अधिक शुरू कर दिया था। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या करती थी, जहाज को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे हुए जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती थी। तो देखिए, अपने को ये समझना है कि ये जो चारों व्यापारिक कंपनियां थी, इन्होंने क्या किया कि आपस के अंदर प्रतिस्पर्धा करके उन्होंने ये देखा कि केवल, अब देख, फ्रांसीसी ये चाहते थे कि भारत में और व्यापार मैं ही करूं, इसी प्रकार से डच ये चाहते थे कि मेरी कंपनी भारत में व्यापार करे, पुर्तगाली भी यही चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज है वो भी यही चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि हथियारों की मदद लेकर और किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी और अपने इस किलेबंदी के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया था। लेकिन देखिए, अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे थे। अब धीरे धीरे अब जितने भी कंपनी थे उन्होंने अपने आप को और किलेबंदी कर दी, अपने उस इलाके को सील कर दिया। तो जो स्थानीय शासक थे, वहाँ के शासक थे, उनके साथ में इनके टकराव बढ़ने लगे थे और इस प्रकार से धीरे धीरे व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन अब उनका टकराव किससे होने लगा था, स्थानीय शासकों से उनका टकराव होने लगा था। तो अब वो क्या चाह रहे थे कि किसी प्रकार से और हमारा जो व्यापार है वो अधिक से अधिक फैले, अधिक से अधिक हमारा व्यापार बढ़े। इसके लिए सीधा सीधा यही था कि या तो वहाँ की जो शासक है उनको व्यापार करने की छूट दें और टैक्स नहीं ले, तो वो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब तक कंपनी ने देखा कि हमारा व्यापार तभी बलीभूत हो सकता है जब हम स्थानीय शासकों के साथ में मिलकर उनको कुछ लालच देकर और हम अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तों के माध्यम से और जहाँ पर उनको लगा कि हमारे टकराव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपनी सेना के माध्यम से और जो स्थानीय शासक थे उनको पराजित करने का जो है वो एक अवसर की तलाश में थे कि कैसे भी करके हम, स्थानीय शासक अगर नहीं मानता है तो हम अपनी सेना के माध्यम से और उसे अपने रास्ते से हटा देंगे, तो फिर हमारे लिए जो व्यापार करना है वो और अधिक आसान हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की रणनीति के माध्यम से और वो अपने उस व्यापार को हमारे देश के अंदर बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो कंपनी जो हर तरीके से सैनिक हथियारों की दृष्टि महत्वपूर्ण होगी, वही इसमें टिक सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही।